क्लास सिक्स SST चैप्टर 13 किंगडम्स किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम्स का मतलब ये होता है कि किंग की रूलिंग जिस टेरिटरी में जिस एरिया में होती है उसको किंगडम बोलते हैं। किंग्स जैसा आपको पता ही है, बचपन से आपको पढ़ते आए हो, राजा को बोलते हैं। और अर्ली रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक जो कि पब्लिक का शासन होता है, जिसके अंदर पब्लिक के द्वारा नॉमिनेट हुआ रिप्रेजेंटेटिव रूल करता है, उसको रिपब्लिक या डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अर्ली रिपब्लिक मतलब अर्ली पीरियड के टाइम में, अर्ली टाइम में जो रिपब्लिक हुआ था उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये 3500 से लेके 3000 ईयर्स एगो की, जब उस पीरियड को वैदिक पीरियड बोलते हैं। और राजा जब उस वक्त होते थे वो जनास मतलब पब्लिक के द्वारा चोजन होते थे। उसके बाद में अर्ली वैदिक के बाद में लेटर वैदिक पीरियड मतलब होता है 3000 ईयर्स से लेके 2600 ईयर्स एगो तक का जो ड्यूरेशन है। उसके अंदर राजा बिकेम हेरिडिटरी, मतलब कि राजा जो होता है वो हेरिडिटरी हो गया, मतलब राजा के बाद में उसी का सन राजा बनने लगा, उसका सन फिर राजा बना। ओके, अब बात करते हैं पहला टॉपिक के बारे में, हाउ सम रूलर्स बिकेम पावरफुल। तो कैसे कुछ रूलर्स हैं बहुत पावरफुल हो गए। तो ये बात है इस टॉपिक में 3000 से लेके और 2600 ईयर्स एगो न्यू नेम वाज अडॉप्टेड टू बिकम अ पावरफुल किंग। देखिए, किंग तो उस वक्त भी काफ़ी थे, लेकिन एक नया नाम जो है अडॉप्ट किया गया था उस टाइम में, और उसका वो बोलते थे उनको जो बहुत बड़े पावरफुल राजा हो गए थे, वो थे महाराजा और सम्राट। अब वो कैसे परफॉर्म करते थे, कैसे वो बड़े राजा हुए, तो इसमें बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि इट इज़ थ्रू परफॉर्मिंग अ बिग सेक्रीफाइसेस कॉल्ड अश्वमेध याजना और हॉर्स सेक्रीफाइस। मतलब एक तरह का रिचुअल हुआ करता था जिसके अंदर क्या था कि मैं सीधा आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर अश्वमेध जो यज्ञ होता था, याजना होती थी, उसके अंदर जो राजा होते थे जो पावरफुल हो जाते थे और उनको लगता था कि देश दे आर दैट मच पावरफुल कि वो अब महाराजा के टाइटल या सम्राट के टाइटल के लिए एकदम सुटेबल है, या यूँ बोले कि उनको लगता है कि अब उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो इतने पावरफुल हो गए, कोई दूसरा राजा या एम्परर जो है उनको चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो एक जो अश्वमेध यज्ञ के थ्रू एक रॉयल हॉर्स को फ्री कर देते थे जो अपने आराम से घूमता रहता था, और उसके पीछे चूजन वॉरियर जो थे राजा के द्वारा वो जाते थे, और साथ में बैंड होता था और साथ में उसका फ्लैग होता था राजा के। अब कोई भी रास्ते के अंदर उसके वे में कोई भी दूसरी टेरिटरी पड़ती थी, दूसरे किंग का जो था वो रूलिंग स्टेट पड़ती थी, अगर वो किंग पावरफुल समझता था अपने आप को खुद उनसे ज़्यादा, या उनको लगता था कि उनको चैलेंज करना है, तो वो हॉर्स को रोकते थे, और इसके कारण उनको उस राजा से फाइट करनी पड़ती थी। अदरवाइज़ वो उनकी जो है स्वामित्व बोल देते हैं, या उनके जो जो ग्रेटनेस है उसको स्वीकार कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे और किंगशिप को, और इसके रिटर्न में उनको बहुत ज़्यादा प्राइस चुकानी पड़ती थी कि उनको टैक्सेस देने पड़ते थे, गिफ्ट देने पड़ते थे अश्वमेध यज्ञ में। और इस तरह ये राजा जो है जिनका अश्वमेध यज्ञ जो है वो सक्सेसफुल हो जाता था, जो कोई भी उनको या तो चैलेंज करने वाला नहीं होता था, और जो चैलेंज करने वाले होते थे उनको हरा देते थे, तो वो सम्राट बन जाते थे। सीधी सी बात ये है। तो मेरे को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कुछ है वो उस कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए थे। अर्ली पीरियड की बात है ये। अब उस टाइम के अंदर जो रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइसेस जो है वो परफॉर्म करते थे, तो एक तो किंग होते थे जो करने, और उनको सही तरीके से परफॉर्म करने वाले रिचुअल्स होते थे, वो
किंग के लिए जैसे होली वाटर होता था उसको किंग के ऊपर करना है, और चैरेट पे करना है, मंत्रास चैंट करने हैं, फिर उनकी बेवरी की गाथा गानी है, विक्ट्रीज के अंदर ऑर्डिनरी पीपल शुड नो। तो ये सारा काम कौन काम करता था? ये जो है पृष्ठ जो होते थे वो करते थे। इसके बाद में विश या वैश्य जो होते थे, दे आल्सो बॉट गिफ्ट, वो भी होते थे। जो जो वैश्य कौन होते थे? जो ट्रेडर्स होते थे वो। सम पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, और कुछ लोगों को जो है वो इस रिचुअल से एक्सक्लूड किया जाता था, अलग रखा जाता था। अब बात करते हैं वर्णास की। वर्णास के बारे में तो है कि हमारे यहाँ पे 4 तरह के वर्णास होते थे, 4 तरह के ग्रुप हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ये तो आपको पहले आप पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण वो होते थे जो सारे रिचुअल काम करते थे। उसके बाद में या फिर जो वेदों की जो है लिटरेसी लेते थे और हमेशा अपना जो है गिफ्ट या दक्षिणा से ही अपना जीवन यापन करते थे। सेकंड थे वर्णा था, वो क्षत्रिय थे, वो रूलर्स या वॉरियर्स हुआ करते थे या सोल्जर्स हुआ करते थे जो बैटल में फाइट करते थे और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद विश या वैश्य वो होते थे जो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, इस कैटेगरी में आते थे। और दोनों क्षत्रिय और वैश्य दोनों सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करते थे। इसके बाद आखिरी ये लास्ट है शूद्रा। उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन ही है, ये मोस्टली जो लेबर क्लास होती थी, क्राफ्टमैन होते थे, वो हंटर गैदरर होते थे, वो इस कैटेगरी में थे और इनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कर नहीं रखा, उनके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की नहीं है क्योंकि उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं गई थी। However, some people did not accept the Varna system and let down by praise. Some kings thought they themselves superior. Many thinkers ought to be many thinkers out and among priests opposed the grouping by birth or occupation. देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जो एक्चुअल में ये प्रिस्ट की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि वो सुपीरियर है, और जिस वजह से जो सिस्टम पहले से बन रखा था कि वर्णास का सिस्टम, उसके हिसाब से ये था कि पहले जो जैसा काम करेगा वो वैसे ही होगा। अगर सपोज़ कोई ट्रेडर है तो कोई ट्रेडर अगर चेंज हो गया, अपने ऑक्यूपेंसी चेंज करके अगर वो सोल्जर हो जाता है, वॉरियर हो जाता है, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। कहने का मतलब उसका वर्ण चेंज हो जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे ये वर्णास जो है वो बर्थ से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं जनपदास की। द लीडर ऑफ सम ग्रुप्स वर इन लेटर वैदिक पीरियड आर कॉल्ड राजाज एंड किंग। ये तो आपको पहले ही डिस्कस कर लिया अपन ने। एज ए रिजल्ट ऑफ रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस द लीडरशिप हैड आल्सो बिकम हेरिडिटरी। देखिए ये पहले तो ग्रुप इसको मैं आपको यूँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकलिश तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज से अर्ली पीरियड में क्या हुआ करता था कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होता था, पावरफुल होता था, और दूसरे लोगों को लगता था कि वो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मुश्किल वक्त पे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर वो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी होती थी और सबको वो साथ लेके चलने वाले इस तरह के जो पर्सन होते थे उनको वो है राजा या किंग बनाते थे। लेकिन बाद में पावर आने के बाद में वो सबको सप्रेस करने लगे और रिचुअल और दूसरी चीज़ों से वो क्या करते थे कि हेरिडिटरी कर दी, क्योंकि वो फिर अपने ही बेटे को
जो है वो राजा बनाने लग गए। ईच क्लेन ऑक्यूपाइड मेजर एरिया सेपरेटेड फ्रॉम अदर क्लेन, जैसा हमने डिस्कस किया कि जो क्लेन जहाँ जहाँ ये क्लेन्स के जो ग्रुप होते हैं और उनके जो मुखिया होता है उनको राजा बोलते थे, और इन्होंने जहाँ जहाँ फुट स्टेप जिस एरिया में रखा उनको उस एरिया को जनपदास के नाम से जाना जाता है। लिटरली मतलब लिटरेचर के अंदर archaeological excavation reveals that there existed जनपदास in the area such as पुराना किला इन दिल्ली। कौन से एरिया के अंदर ये जनपदास थे? तो पुराना आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जब ये एक्सकवेशन हुई, खुदाई हुई, तो खुदाई से हमको पता पड़ा कि पुराना किला है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे हस्तिनापुर, मेरठ में, अरंगताला जरा नियर इटाह उत्तर प्रदेश, और तो उत्तर प्रदेश के अंदर इटाह में आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट, टेंडेड कैटल एंड अदर एनिमल्स, दे ग्रू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, barley, pulses of sugarcane, mustard and sesame. Remember that sugarcane was not grown by the Harappians in the अर्ली वैदिक पीपल। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अर्ली वैदिक पीपल हरप्पियन द्वारा जो है शुगर केन जो है वो ग्रोन नहीं की जाती। बाकी जितनी भी थी क्रॉप्स उसके बारे में डिस्कस या डिटेल किया। और ये सारी चीज़ें कैसे पता पड़ी? उन्होंने अर्थन पोर्ट्स थे उनके, क्लेस थे, वेयर थे, जो मतलब मिट्टी से बनाए गए पॉट्स थे, उस पर पेंट करके या दीवारों पर पेंट से पता पड़ा था इन चीज़ों को, डिज़ाइन से। और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप भी थे। तो अब है महाजनपदास। बाय द लेटर वैदिक एज द आर्यंस हैव मूव्ड फर्दर इन गंगा वैलीज, क्लियरिंग द thick forest by using the iron implements with greater ease. In time, some of the Janas grew in size and power and settled in the land which is called Janpada, literally meaning foothold of tribe. जनपदा जैसे अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है, एरियाज जो है वो फर्दर लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो मूव किए, उन्होंने गंगा वैली जो है उसको क्लियर करते हुए। तो गंगा जैसा कि आपको पता है एक रिवर है, और गंगा वैली का मतलब है वो एरिया जो गंगा के नियर बाय फॉल करती है, और उसके बाद में जो थिक फॉरेस्ट आता है उसको भी उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि एक पूरे के पूरे एक ग्रुप में मूव करते थे। तो उनके आगे उनके पास में आयरन के जो थे वो उनको काट के आगे जो और उससे वो उन्होंने मूव किया। और उसके बाद में जो जिस एरिया में वो सेटल हुए उसको जनपदा बोला गया, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया था। ग्रेजुअली मैनी जनपदास बिकम लार्जर बाय कैप्चरिंग मोर एंड मोर लैंड। सम जनपदास बिकेम मोर पावरफुल एंड रिचर देन अदर्स, दीज आर बिकम नोन एज महाजनपदा। बस इतना ही फ़र्क है कि जनपदा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, रिचर हो गए, वो महाजनपदा है। संस्कृत वर्ड महा मतलब ग्रेट होता है, और ये तकरीबन 2005 इंडियन ईयर्स एगो की बात है। देयर वर 16 महाजनपदास। अब उसमें अपने ये भी है, सम ऑफ देम आर शोन इन मैप, कुछ मैप में शोन कर रखा है यहाँ पे। ये आप मैप को प्रॉपरली स्टडी करना है इस मैप को, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट महाजनपदास कैपिटल जो हैड ए कैपिटल और मैनी कैपिटल्स वर फोर्टिफाइड। कैपिटल्स थी और कैपिटल फोर्टिफाइड थी, मतलब उन्होंने कैपिटल्स के चारों ओर दीवारें बना रखी थी। अब जाहिर सी बात है महाजनपदास है तो उनको रेवेन्यू भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको अपने मोन्यूमेंट्स बनवाने हैं, अपनी महिमा मंडल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या पैसे कैसे करते थे? वो पैसे जो है वो टैक्सेस से लेते थे दूसरों से, जो उनके यहाँ के लोग रहते थे उससे, या फिर
पास में जो कमज़ोर राजा होता था उसके थ्रू। तो इस बारे में डिटेल में डिस्कस है टैक्सेस के अंदर। ये आर्मी भी मेंटेन करते थे, आर्मी को पेमेंट भी करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप जो है ये आप कैसे इसको मेंटेन करते थे किंग या महाजनपदा, तो ये है थ्रू टैक्सेस जो हम इसमें पढ़ेंगे। टैक्सेस, the Rajas of Janpada depend on the occasionally gifts bought by the people, but rulers of Mahajanpadas require resources to build huge fort, maintain big armies and pomp and show। तो मैंने आपको जैसे बताया कि महाजनपदास को पैसे की ज़रूरत पड़ती है आर्मी को मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए, या फिर अपने ताम झाम के लिए। जो वो महाराजा है या बड़ा राजा है तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते ही हैं। तो वो कैसे करते थे, तो उस टाइम में कुछ टैक्स कल्चर के बारे में डिस्कशन यहाँ पे डिटेल में समझाया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो वो किस फॉर्म में कलेक्ट करते थे टैक्स। 1/6 भाग और शेयर ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर जो है 1/6 पार्ट जो उनका भाग होता था, हिस्सा होता था, उसमें से वो टैक्स में ले लेते थे। एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस बाय द हर्डर, तो एनिमल प्रोडक्ट्स बोल दो या एनिमल्स प्रोड्यूस, एनिमल्स या तो एनिमल्स लेते थे उनसे, या एनिमल जो दूसरा एनिमल प्रोड्यूस करते थे वो हिस्सा लेते थे। 1 day वर्क फॉर द किंग एवरी मंथ बाय द क्राफ्ट्समैन, तो क्राफ्टमैन होता था वो एक दिन राजा के लिए फ्री ऑफ चार्ज काम करेंगे। टैक्स ऑन गुड बॉट एंड सोल्ड फ्रॉम द ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स टैक्स देते थे जो भी गुड्स खरीदते बेचते थे। पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लाइक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हाइट्स, फ्रूट, गम, रेजिन फ्रॉम द हंटर्स एंड गैदर, तो पार्ट ऑफ द जो करते थे जो फॉरेस्ट से लेते थे वो उसका हिस्सा एज ए टैक्स कलेक्ट करते थे। Agriculture was the main source of revenue for the state. Later, this barter system मतलब exchange system जो होता था कि भाई आप इतना अनाज दे दो जो आपके पास में है, जिसमें आप डील करते हो वो चीज़ दे दो, वो एक्सचेंज किससे हो गई, कॉइन से। और कॉइन जो है उस स्टेट पे राजा के से चलता था, जैसे कॉपर का चल सकता था, सिल्वर का, गोल्ड का, वर इशूड बाय द स्टेट, राइट। तो एक्चुअल में बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय कैश सिस्टम, और कैश सिस्टम इज नथिंग बट अ कॉइन इन फॉर्म ऑफ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। नाउ आगे पढ़ेंगे हम इंक्रीज प्रोडक्शन बाय ऑफ द क्रॉप। अब तो क्रॉप में प्रोडक्शन कैसे हुआ, अब वहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री तो तब हुआ नहीं करती थी, तो इसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जैसे आयरन प्लफिंग स्टार्ट हुई, प्लफिंग मतलब हल जो होते थे, तो पहले लकड़ी के हल यूज़ करते थे, वो बहुत डेप्थ तक और जो है वो लैंड को प्रॉपरली जो है वो खेती लायक नहीं बना पाते थे। मतलब आप यूँ समझिए कि जो ज़मीन होगी वो जितनी अच्छी तरीके से पोली होगी, मारवाड़ी वर्ड है पोली, जब तक वो पूरी ज़मीन अच्छे से नहीं होगी तब तक वो बीज जो है, सीड जो है वो प्रॉपरली जो है वो ज़मीन के अंदर अपनी जगह पर नहीं जाएगा, और वाटर जो है वो उसको जो सेपलिंग आएगी उसकी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब आयरन प्लफिंग स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ज़मीन जो है ढंग से हैवी क्लेई सॉइल बेटर देन द वुडन प्लफ शेयर, तो वो टर्नओवर जो था वो हैवी हो गया, अच्छे से हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हुई, यील्ड बढ़ गया। तो इसकी वजह से पीपल आल्सो बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पेडी, सेपलिंग of paddy were growing without much space between them। देखिए ये पैडी जो है वो बेसिकली जैसे राइस वगैरह है उसको सप्लिंग्स होती है, उसको बोते थे, तब वो पूरे उसको बोने का तरीका क्या होता था कि उसकी सप्लिंग को
एक कुछ स्पेस में जो है, जैसे ये आपकी यहाँ पे एक सर्टन स्पेस में थोड़ा थोड़ा छोड़ जगह पे छोड़ के उसको बोते थे, जबकि जब सीड होता था उस सीड को तो बिखेर देते थे, तो बड़ा आसान काम था। लेकिन सप्लिंग जो था वो या कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी जो था वो इट वाज नॉट ईजियर, इट इज़ वाज अ, इसमें भी मेंशन कर रखा है बैक ब्रेकिंग, मतलब पीठ की बैक ब्रेकिंग पर बहुत हालत ख़राब करने वाला काम था। इसलिए जनरली जो ओनर होते थे या जो मेन फार्मर होते थे वो कभी भी ये काम नहीं करते थे, बल्कि जो वहाँ पे स्लेव मैन और वुमेन होते थे, दास दासी होते थे या लैंडलेस लेबरर होते थे, कामगार होते थे, वो ये काम करते थे। किंग अनकरेज्ड टू यूज़ आयरन प्लफ शेवर्स, तो किंग भी आयरन प्लफ शेवर्स को यूज़ के को बढ़ावा देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो सके और जिसके बदले में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे क्रॉप यील्ड बढ़ने की। अब बात करेंगे हम केस स्टडी ऑफ मगध की केस स्टडी की बात करेंगे। तो मगध वाज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ बिहार। फाइंड आउट मगध इन मैप आप देख लोगे जो पीछे प्रीवियस पेज में था। मगध बिकम द मोस्ट रिच एंड पावरफुल महाजनपदा अबाउट 200 ईयर्स, मतलब ये 200 साल तक जो पावरफुल महाजनपदा रहा था। और उसका क्या रीज़न थे, फॉलोइंग रीज़न थे। ये द रिवर गंगा एंड सोन रिवर थी और गंगा रिवर थी फ्लोइंग थ्रू मगध मेड इट्स सॉइल फर्टाइल, जो इसकी सॉइल को बहुत फर्टाइल करती थी। इट गिव्स वाटर होल ईयर, पूरे साल भर पानी देती थी। और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वाटरवेज जो है इसके थ्रू चलते थे और इसके ट्रेडिंग जो होती थी इसके थ्रू बहुत इजीली होती थी, क्योंकि इस नदियों में बोट के थ्रू जो साउथ में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था, खास करके सिल्क, मुस्लिम, और उसके बदले में क्या मिलता था वहाँ से स्पाइसेस, जैम, तो जो डिमांड होती थी नॉर्थ के अंदर। तो कुल मिला के ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। बिग फॉरेस्ट मगध वॉज प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट एंड चैरियट, एलिफेंट। और उसके बाद है एलिफेंट जो है फॉरेस्ट के, उनको कैप्चर करके उनको ट्रेन किया जाता था कि आर्मी में ज्वाइन कराने के लिए। अबेंडेंट ऑफ आयरन ओर वाज प्रेजेंट इन मगध में जो है आयरन ओर बहुत ज़्यादा थे। अभी भी आप देख लो बिहार के अंदर जो उसी एरिया के आसपास जमशेदपुर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होती है, इंडिया की प्रोडक्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। सो आयरन वाज ऑब्टेन फ्रॉम देम एंड, और उससे जो ऑब्टेन होता है आयरन, उससे क्या बनाते थे, टूल्स एंड वेपन्स। Magad had two powerful rulers, Bimsara and Ajat Satru in संस्कृत। तो बेसिकली मगध जो स्टेट थी, पावरफुल महाजनपद थी या महाजनपदा थी, उसमें दो जो रूलर थे, एम्परर थे, वो बहुत पावरफुल हुए हैं जिसका हिस्ट्री में नाम अभी भी है। एक तो बिम्बसारा है और सेकंड थे अजात शत्रु, जिसको संस्कृत में वर्ड था अजात शत्रु। दे कन्क्वर्ड अदर जनपद by every means. The city of Magad was Rajgir, present day Rajgir in बिहार। तो उन्होंने कई बैटल्स लड़े अलग अलग जनपद से, और आज के तब कैपिटल थी जनपद की, मगध जनपद की, वो थी राजगृह। और अभी जो बिहार में है वही सेम जगह का नाम वो है राजगृह। अजातशत्रु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है, पटना। तो सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द रिवर्स गंगा, सरयू एंड सोन टू फैसिलिटेट हिज वार्स कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने, अजातशत्रु ने अपनी जो
कैपिटल को शिफ्ट किया था पाटलिपुत्र में। इसका रीज़न है कि पाटलिपुत्र जो है वो 3 रिवर्स के जंक्शन पे सिचुएटेड है, और जिसकी वजह से वार्स में उनको बहुत फैसिलिटी मिलती थी। अब कैसे मिलती थी, तो इसमें आगे एक्सप्लेन किया है कि पाटलिपुत्र हैड अ नेचुरल बैरियर ऑफ रिवर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्वेशंस। अब देखिए क्या होता है कि रिवर अगर चारों तरफ होगी या एक रिवर होगी किसी तरफ, तो वहाँ से किसी भी तरह का इन्वेशन मतलब कि कोई भी दुश्मन अगर वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि सीधी लैंड होगी तो वहाँ ज़मीन से तो किसी पे पहुंचना बड़ा आसान रहता है, पर अगर बीच में रिवर पड़ जाती है तो वहाँ से अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो दैट्स वाई अजातशत्रु had shifted its capital to Patliputra. The old books mention how Ajasattu used 2 new weapons in war, a catapult and a covered chariot with swinging mace. तो दोनों में समझा देता हूँ आपको कि पहला जो है 2 एक्चुअल में उन्होंने वेपन डेवलप किए थे, और ये वेपन बाद में अगर हम हिस्ट्री में बुक्स में नॉर्मली देखें तो ये वेपन्स ग्रीस और के अंदर बड़े फेमस हुए थे कि भाई ग्रीस वाल जो है वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिकली ये यहाँ पे हमारे जो हैं फोर फादर्स आर्यंस थे, उन्होंने पहले डेवलप किए थे। और इस तरह का कुछ कैटेपल्ट जो होता है वो इस तरह का होता है कि एक गुलेल टाइप का होता है जिसके ऊपर बड़ा सारा एक ट्रायंगुलर शेप में होगा और बड़ा सारा एक हाइड्रोलिक ऊंची रॉड टाइप की होगी, जिसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप कोई भी बड़ा सारा पत्थर लेके पहले इसको खींच के यहाँ तक रखो और उसके ऊपर ये बांध दो और फिर इसको छोड़ देते हो तो वो बहुत स्पीड से यहाँ तक आएगा, और बहुत इस लीवर को छोड़ दोगे, लीवर के सहारे इसको खींचना पड़ता है, तो स्पीड से ये जो भी पत्थर या बांध के इसके अंदर बड़ा सारा रॉक जो है वो छोड़ोगे, वो बहुत दूर तक डिस्टेंस तक जाके गिरेगा। तो ये कैटेपल्ट है। सेकंड था मैस जो है वो एक आयरन बॉल थी, स्विंगिंग आयरन बॉल थी, जो भी अपने चैरट पे उन्होंने बांधा था, जो बिल्कुल घूमते हुए जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, और जब वो छोड़ते हैं उसको तो वो बहुत आयरन बॉल बहुत स्पीड से आगे जाकर टकराती है। इस तरह ये दोनों जो वेपन है वो एक तरह के टैंक के तरह से डिस्ट्रॉइंग वेपन काम करते थे। द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वर वीक। उनके सक्सेसर थे वो वीक थे। महापड़ामा नंदा was the another important ruler. Mahapadma Nanda was the another important ruler. He extended his control up to the northeast part of the subcontinent. Chandragupta Maurya conquered Magad and established the Mauryan dynasty. तो बेसिकली क्या है कि महापद्मा नंदा जो थे एक दूसरे रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ तक अपना जो है पूरा कंट्रोल बढ़ाया। लेकिन उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और जिनके जो थे गुरु थे चाणक्य, उन्होंने मिलके जो है मगध पे जो है कंट्रोल कर लिया था, इस्टेब्लिश किया था, और वो वहाँ से मौर्यन डायनेस्टी हम पढ़ते हैं। इन 326 BC ग्रीक रूलर नेम एलेक्जेंडर का नाम सबने सुना है,
वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कॉन्क्वेस्ट वर्ल्ड के बहुत बड़ा और इंडिया में भी इन्वेट किया था। बहुत सारे जो है इंडियन स्टेट को उन्होंने कंट्रोल में लिया था, हराया था। His soldiers refused to cross the river Bees. They were scared of the might of Magad. That had vast army of foot soldiers, chariot and elephant. तो एक्चुअली अलेक्जेंडर के सोल्जर भी जो बीज रिवर है उसको क्रॉस करने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो मगध की आर्मी से डर गए थे। अब केस स्टडी जैसे हमने मगध की पढ़ी है वैसे ही हम पढ़ेंगे वजी दैन अर्ली रिपब्लिक। ये तो थी कि किंगडम की बात हुई थी जिसकी केस की स्टडी हमने पढ़ी। अब हम एक रिपब्लिक की केस स्टडी पढ़ेंगे। वाइल मगध वाज द मोस्ट पावरफुल एंड रिच किंगडम, वजी वाज द मोस्ट पावरफुल एंड रिच गणा एंड संगा। अब गणा और संघ क्या होता है, तो आगे इस लाइन में एक्सप्लेन किया है कि गणा जो है वो मीन्स ग्रुप होता है और संघा मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इन गणा और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अब देखिए इसमें क्या एक रूलर नहीं होता, बहुत सारे रूलर्स होते हैं। ईच वन नोन एज राजाज, हर कोई राजा के राजा बोलते हैं उसको। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। रिचुअल्स जो भी होते हैं, पूजा पाठ जो भी है वो साथ में करते हैं। वो असेंबलीज फॉर्म करते हैं, वो साथ में असेंबली करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। कोई भी मैटर होता है चाहे वो वॉर का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो या कॉमन इंटरेस्ट का, वो साथ में डिसाइड करते हैं। लेकिन हाउएवर वुमन दासास एंड कामगारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबली। तो ये एक्चुअली वुमेन एक दास और थर्ड जो थे कामगार से खेतिहर मजदूर थे, वो जो है इस असेंबली को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। द मेन संघा के नाम भी हैं यहाँ पे, मालाज हैं और लिच्चा विज है। वजी वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 9 क्लेन्स। 9 क्लेन मतलब 9 ग्रुप्स का कॉन्फेडरेशन था, ऑफ विच लिच्चाविच वर द मोस्ट पावरफुल। एमिनेंट पीपल वर चोजन फ्रॉम ईच ऑफ दिस एज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो वो एमिनेंट पीपल होते हैं, जो जिनको लगता है कि उनमें सबसे ज़्यादा स्किल होती है और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उनको चूज़ करते हैं। वो अपनी जो उस जो संघ है या गण है उसकी बात रखते हैं, और वो बेसिकली अगर हम देखें तो एमिनेंट पीपल वर चोजन इन फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गणा और टू द वजीज गणा पार्षद पीपल्स काउंसिल ऑफ वजह। तो ये पीपल का काउंसिल हो गया एक तरीके से। तो अब आपको लग रहा होगा कि कैसे ये एक तरीके से अर्ली रिपब्लिक रही है। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाज गणा प्रमुख। तो जो चेयरमैन होगा उसका वो गणा प्रमुख होगा, हेड ऑफ द डेमोक्रेसी। द किंग थ्रू हिज पोस्ट वाज नॉट हेरिडेटरी। अब इसके अंदर जो पोस्ट है इसकी किंग की, दो हिज पोस्ट वाज नॉट एज हेरिडेटरी। अब जो गणा प्रमुख की पोस्ट है वो हेरिडेटरी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव चोजन किया जाता है। इट डिपेंड्स सोनली ऑन द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन एंड जो दूसरों की चॉइस पे डिपेंड करता है कि हाउ ही इज़ कन्विंस हिमसेल्फ, और कि वो कैसे वो कन्विंस करते हैं कि वो ही इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव फॉर देम बाय दैट टाइम। द कैपिटल ऑफ वजी वाज द प्रॉस्परस सिटी वैशाली, जो बिहार में है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब दूसरे पार्ट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था 2500 साल पहले 2500 years ago the people of Athens in Greece, Europe set up
अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है आपको पता है कि जहाँ पे लोग, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, अभी तक वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी, एक दो कंट्री, दो तीन कंट्रीज़ को छोड़ के। It was the it was not truly democracy, truly true democracy in today's reference, because the women and slaves were not considered as a full citizen. All free men over 30 were recognized as a full citizen. 30 साल से ऊपर के जो लोग होते थे उन्हीं को फुल सिटीजन समझा जाता था, और फीमेल या वुमेन जो थी वो और जो स्लेव होते थे उनको सिटीजन नहीं, जो है वो फुल सिटीजन नहीं समझा जाता था। मतलब दे डू नॉट हैव द डेमोक्रेटिक राइट्स। ऑल सिटीजन could not attend assemblies that meet 40 times in a year। साल में 40 बार असेंबली होती थी, उसमें मैटर डिस्कस होते थे, इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होते थे। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। तो सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी में ज्वाइन करें और नेवी ज्वाइन करें। हाउएवर अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोस्टेड वर मेड थ्रू लॉटरी। और अपॉइंटमेंट कैसे होते थे? लॉटरी के थ्रू। यहाँ पे कंपैरिजन कर रखा है अजातशत्रु और वजीज के बीच के अंदर, और उस कैसे किया है कि बुद्धा ने के बारे में बताया है कि बुद्धा ने बोला है कि जो बुद्धा है, जो बुद्धा टोल्ड वसाकरा द मिनिस्टर ऑफ अजातशत्रु दैट वजीज वुड कंटिन्यू टू एंड रूल एज लॉन्ग एज। उन्होंने बोला था कि जो वजीज हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक और रूल करेंगे, और कब तक रूल करेंगे ये भी बताया था कि द फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बताया था कि दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली। जब वो रेगुलर फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली करते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी रिपब्लिक स्टेट के लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपस में कॉन्सेंसस बनाए रहे, आपस में डिस्कशन हो। दे मेट एंड एक्ट टुगेदर, दे मेट एंड टुगेदर मतलब एकता, यूनिटी, एक साथ काम करें वो। दे फॉलोड इस्टेब्लिश रूल, जो भी रूल हैं उसको हमेशा फॉलो करें, जो इस्टेब्लिश रूल है। दे रेस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों को रेस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें और सुने उनकी बात। वजी वुमेन वर नॉट हेल्ड टू फोर्स और कैप्चर। वजी की जो वुमेन है उनको फोर्स नहीं करे और या उनको कैप्चर नहीं करें। वाइस संत ऑफ डिफरेंट बिलीफ वर रेस्पेक्टेड, चाहे किसी भी बिलीफ के हों, वाइस संत होते अगर हो, संत महात्मा, तो उनकी रेस्पेक्ट की जाए। चैतल्य, लोकल शरीन जो हैं वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेज। जो फ्रॉम दीक्षा नायिका, अ फेमस बुद्ध बुक रिटन इन 2300 ईयर्स एगो। और ये सारी चीज़ें कहाँ से लिए हैं? 2300 पहले जो बुक लिखी थी उससे ली गई है। तो महावीर और बुद्धा बोथ बिलोंग टू गणाज और संघाज, राजा एंड पावरफुल किंगडम टू कॉन्क्वेर द संघा। स्टिल the Ganas and or Sangha continue to rule until about 15 years ago। मतलब ये कि गना और संघा जो थे वो तो 15 years तक जो है वो कंटिन्यूस तक रूल करते रहे, चलते रहे, सर्वाइव करते रहे। और इसके कारण उन्होंने बता दिया कि सारी चीज़ें गांव, विलेजेस वगैरह में सब मेंटेन होना चाहिए से लेके, और जो फ्रिक्वेंट असेंबली मीटिंग्स होनी चाहिए। और जो है जबकि इस राजा और किंगडम से वो तो कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे से झगड़ा करते रहे, कॉन्क्वेयर करते रहे, और कोई ना कुछ ही पीरियड के अंदर किसी न किसी पर रूल करते रहे। इवन मगध जैसा बहुत बड़ा जो स्टेट था वो भी 200 ईयर्स से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया।
और जबकि गना एंड संगा जो यूनिटी में एक्ट करते थे वो 15 ईयर तक एक्ट करते रहे और वहाँ पे एक्चुअल में डायरेक्ट असेंबली डेमोक्रेसी थी। गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड लास्ट द गनाज और संगा। तो गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने आखिर में जाके गना और संगा को जो है वो कैप्चर किया, कॉन्कर्ड। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है और हम गनार्स और संघर्ष और से लेके और ये सारा डिटेल में हमने पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।